हेलो दोस्तों, तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपके साथ फिर से आज एक ऐसी मजेदार इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तो इसमें दोस्तों हम देखने वाले हैं एमपी पुलिस का जो पेपर हुआ है 12 तारीख को, उसका हम आज एनालिसिस देखने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज पेपर हुआ है और उसका एनालिसिस करेंगे और बिल्कुल सटीक एनालिसिस यहाँ पे मैं करने वाला हूँ। जितने भी क्वेश्चन स्टूडेंटों ने बताए हैं, जो क्वेश्चन यहाँ पे आए हैं आज के पेपर में, उसी को मैं बताने वाला हूँ दोस्तों। ठीक है, और उन सभी की ऑल शिफ्ट में जितने भी प्रश्न यहाँ पे बने हैं, ठीक है, उन सभी को मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ दोस्तों। विद पीडीएफ भी आपको मैं देने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, तो पीडीएफ के लिए मैं बता दूंगा कहाँ से आपको पीडीएफ यहाँ पे डाउनलोड करना है। ठीक है दोस्तों, और मैं आपको बता दूं ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं और इसमें मैं आपको संभावित प्रश्न भी बताऊंगा। जीके करंट और साइंस के यहाँ पे जो प्रश्न होने वाले हैं, जो प्रश्न आए हैं वो तो आई हैं, उनसे रिलेटेड और आगे आ सकते हैं जो प्रश्न उनसे रिलेटेड बनने वाले, उनको भी मैं आज आपको बताने वाला हूँ दोस्तों। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, बिल्कुल स्किप मत करना, लास्ट तक देखना, बहुत ही शानदार होने वाला है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है दोस्तों, चलिए आज का एनालिसिस के क्वेश्चनों को देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम आ चुके हैं और आज हम जानने वाले हैं यहाँ पे पहले हम पढ़ेंगे जीके और करंट में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे, उन्हें मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों देखिए, यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन आया था वो आया था कि संयुक्त अरब अमीरात की पहली महिला जो अंतरिक्ष में गई थी, मतलब पहली महिला जो अंतरिक्ष में गई थी कहीं की संयुक्त अरब अमीरात की यहाँ पे पूछ रहा है, तो वो है नौरा अल मतरूसी। नौरा अल जो मतरूसी है दोस्तों, वो यहाँ पे होने वाली है। और इनके बारे में अगर मैं बताऊँ आपको, तो संयुक्त अरब अमीरात ने 10 अप्रैल को अपने अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम में अगले 2 अंतरिक्ष यात्रियों को नामित किया, जिनमें देश की पहली महिला अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्री भी शामिल थी। मतलब जिनमें जो नौरा अल मतरूसी थी वो भी शामिल है। यहाँ पे 2 यात्रियों को यहाँ पे नामित किया है अंतरिक्ष में भेजने के लिए। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे देख लेते हैं। और यहाँ पे देखिए जो दिया है वो क्या दिया है कि नौरा अल मतरूसी यूएई की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री हैं दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, घोषणा ने उनके पुरुष समकक्ष मोहम्मद अल मुल्ला के बारे में कोई जीवन संबंधी जानकारी नहीं दी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे घोषणा ने यहाँ पे आपको दिखा रहा है। और अपन देख लेते हैं। और अपन यहाँ पे जो आगे देखिए, यहाँ पे ये भी आ सकता है कि अल मतरूसी अबू धाबी स्थित नेशनल पेट्रोलियम कंस्ट्रक्शन कंपनी में इंजीनियर के रूप में कार्यरत थी। जो अल मतरूसी जो पूछा है, अल मतरूसी वो क्या है, यहाँ पे नेशनल पेट्रोलियम कंस्ट्रक्शन कंपनी में इंजीनियर के रूप में यहाँ पे कार्यरत हैं दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि अल मुल्ला दुबई पुलिस के साथ पायलट के रूप में कार्यरत हैं, आपको ये भी ध्यान रखना है। और इसके प्रशिक्षण प्रभाग के प्रमुख हैं, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे और भी यहाँ पे 2 महत्वपूर्ण बातें हैं कि दोनों ह्यूस्टन टेक्सास में नासा के जो जॉनसन स्पेस सेंटर में प्रशिक्षण लेंगे। यहाँ पे जो दोनों हैं वो क्या है, ह्यूस्टन और टेक्सास में नासा के जॉनसन स्पेस सेंटर में प्रशिक्षण लेंगे, ये आपको ध्यान रखना। 2019 में हाजा अल मसूरी यूएई के पहले अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्री बने थे, ये आपको ध्यान रखना। 2019 में क्या था, हाजा अल जो मंसूरी थे यूएई के पहले अंतर्राष्ट्रीय यात्री बने थे दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। ये आने वाले संभावित प्रश्न है जो आपकी परीक्षा में पूछा जा सकते हैं। और देखिए, आज का बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया था कि सिंधु घाटी सभ्यता से कौन सी घाटी सभ्यता भिन्न थी। सिंधु घाटी जो सभ्यता है उससे कौन सी घाटी सभ्यता भिन्न है, ये यहाँ पे पूछा गया था। तो यहाँ पे वैदिक सभ्यता जो थी वो भिन्न है, ऐसा ऑप्शन में आया था दोस्तों। ठीक है, और यहाँ पे देखिए मैं आपको बता दूं, और इससे संभावित प्रश्न क्या बन सकते हैं। तो सिंधु घाटी की सभ्यता वैदिक सभ्यता से भिन्न थी, क्योंकि इसके पास विकसित नगरीय जीवन की सुविधाएं थी। मतलब जो वैदिक सभ्यता थी उसके पास क्या है, यहाँ पे देखिए वैदिक सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता वैदिक सभ्यता से भिन्न थी, क्योंकि इसके पास क्या है, विकसित नगरीय जीवन की सुविधाएं थी, मतलब ये विकसित थी। ठीक है, और इसके पास चित्रलेखीय लिपि थी तथा इसके पास लौ और रक्षा शास्त्रों के ज्ञान का अभाव था दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे आपको ध्यान रखना। और यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि जो सिंधु घाटी की सभ्यता भारत की प्रथम नागरीय सभ्यता थी, आपको ध्यान रखना है। और जबकि वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी, ये भी आपको ध्यान रखना। वैदिक सभ्यता कैसी थी, ग्रामीण सभ्यता, और जो शहरी सभ्यता थी वो सिंधु घाटी सभ्यता थी। ठीक है, आपको ध्यान रखना। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना। यह कांस्य युग का हिस्सा था और 3300 से 1300 ईसा पूर्व के बीच फला फूला। या मतलब जो चला था वो 3300 से 1300 ईसा पूर्व के बीच में चला दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं आगे आज का कौन सा प्रश्न आया था। तो आगे यहाँ पे जो नेक्स्ट प्रश्न आया था वो आया था दोस्तों कि गंगा नदी के बाद भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है, ये यहाँ पे पूछा गया था। तो गंगा नदी के बाद भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है दोस्तों गोदावरी, आपको ध्यान रखना। देखो गंगा के बाद गोदावरी भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है, ये आपको ध्यान रखना। इसके बाद इसका स्रोत महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर में है, त्र्यंबकेश्वर में यहाँ पे इसका क्या है, स्रोत है। ठीक है दोस्तों, और आगे यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इसकी, देखिए यहाँ पे दिया है कि यह महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्यों में अपवाहित करते हुए
1465 किलोमीटर पूर्व में बहती है, ये आपको ध्यान रखना है। 1465 किलोमीटर क्या है, ये पूर्व में बहती है, ठीक है। इसकी लंबाई की अगर बात करूँ तो इसकी जो गोदावरी की लंबाई है वो है 1465 किलोमीटर की इसकी लंबाई दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और जो नेक्स्ट प्रश्न जो आया था दोस्तों आज की परीक्षा में, वो आया था, देखिए यहाँ पे कि डैश ने दलित समुदाय के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी। बताइए दलित समुदाय के अधिकारों के लिए लड़ाई जो किसने लड़ी थी, तो वो है दोस्तों भीमराव अंबेडकर जो थे, उन्होंने क्या है दलित समुदाय के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी थी दोस्तों। ऐसा प्रश्न यहाँ पे बना था, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे और इसके बारे में अगर देखें तो भीमराव रामजी अंबेडकर एक प्रख्यात वकील, अर्थशास्त्र और समाज सुधारक थे, आपको ध्यान रखना है, जिन्होंने जीवन भर दलितों के लिए संघर्ष किया दोस्तों। जिन्होंने जीवन भर क्या किया था, दलितों के लिए दोस्तों संघर्ष किया था, ये आपको ध्यान रखना। और अगर मैं बात करूं तो उनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को वर्तमान मध्य प्रदेश के छोटे से कस्बे महू में हुआ था दोस्तों। ध्यान रखना है, महू अभी यहाँ पे अपने मध्य प्रदेश में है, तो वहाँ पे महू में इनका जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 को, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं, और आगे यहाँ पे देखिए इनसे जुड़ी बहुत सी यहाँ पे प्रश्न संभावित बन सकते हैं। उन्हें भारतीय संविधान के पिता कहा जाता है, क्योंकि भारतीय संविधान इनकी ही रचना है। भारतीय संविधान के पिता के रूप में माना जाता है, क्योंकि उन्होंने संविधान सभा में मसौदा समिति के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। देखिए उन्होंने स्वतंत्रता भारत के पहले मंत्रिमंडल 1947 से 1951 में कानून और न्याय मंत्री के रूप में भी कार्य किया था दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे मंत्रिमंडल 1947 से 1951 में कानून और न्याय मंत्री के रूप में भी इन्होंने कार्य किया था। और अगर मैं बात करूँ तो इन्होंने दोस्तों, ठीक है, ये पॉइंट एक ही लिख गया है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आगे आज का नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न जो होने वाला है वो यहाँ पे होने वाला है, देखिए ये वाला प्रश्न आया था कि घगर नदी की राज्य में बहती, मतलब घगर नदी किस राज्य में बहती है, ये यहाँ पे पूछा गया था। तो ये बहती है दोस्तों हिमाचल प्रदेश में। घगर नदी जो थी वो किस राज्य में बहती है, ये यहाँ पूछा गया था, तो ये हिमाचल प्रदेश में बहती है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए दोस्तों यहाँ पे और मैं अगर इसके बारे में बात करूँ तो जो घगर नदी है, जिसे अक्सर गोगरा या घाघरा या घाघरा लिखा जाता है, ठीक है, गंगा नदी के बाएं किनारे की एक बड़ी सहायक नदी है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। गंगा नदी की ये सहायक नदी है। यह चीन के दक्षिणी तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र में कर्णाली नदी के रूप में शुरू होती है और दक्षिण पूर्व में नेपाल में बहती है, आपको ध्यान रखना, ठीक है। चीन से निकलती है, दक्षिण तिब्बत से और नेपाल में ये बहती है, पूर्व और दक्षिण पूर्व में नेपाल में बहती है। और आपको अगर मैं बताऊं तो यहाँ पे देखिए जो घगर मानसून की बारिशों के दौरान हिमाचल प्रदेश के शिवालिक पहाड़ों में शिमला के पास से निकलती है, ये आपको ध्यान रखना। हरियाणा के कालका से अम्बाला और पंजाब से गुजरती है, आपको ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ से यह राजस्थान में दाखिल होती है, जहाँ एक द्रोणी में यह अपने बहाव में मौसम में तलवारा झील बनती है, आपको ध्यान रखना। देखिए यहाँ पे वो यह कह रहा है कि राजस्थान में दाखिल होती है, मतलब ये तो एक द्रोणी में यह अपने बहाव में मौसम में तलवारा झील बनती है, मतलब अपने बहाव से क्या बनाती है, तलवारा झील बनाती है। क्या बनाती है, तलवारा झील बनाती है, मतलब बहाव में मौसम में क्या बनाती है, तलवारा झील, आपको ध्यान रखना। तलवारा झील का निर्माण इसी से होता है। इस नदी से राजस्थान में 2 सिंचाई की नहरें भी निकली जाती हैं, ठीक है। 2 सिंचाई की जो नहरें होती हैं वो इसी नदी से दोस्तों निकली गई हैं राजस्थान में, आपको ध्यान रखना। चलिए दोस्तों आज का जो नेक्स्ट प्रश्न आया था उसे देख लेते हैं। आज का जो नेक्स्ट प्रश्न आया था वो आया था कि रुक्मणी देवी अरुणेल किस नृत्य से संबंधित हैं। जो रुक्मणी देवी हैं अरुणेल, वो किस नृत्य से संबंधित हैं, ये यहाँ पूछा गया था। तो ये है दोस्तों भारतनाट्यम से यहाँ पे संबंधित हैं। आपको मैं बता रहा हूँ दोस्तों भारतनाट्यम वगैरह जितने भी नृत्य हैं उन्हें आप जरूर करके जाएं, ठीक है। तो भारतनाट्यम यहाँ पे होने वाला है। और यहाँ पे और अपन देख लेते हैं, यहाँ पे देखिए रुक्मणी देवी अरुणेल भरतनाट्यम में जुड़ी हैं। रुक्मणी देवी अरुणेल एक भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना थी, जिन्होंने भारतनाट्यम नृत्य शैली के पुनर्जागरण का नेतृत्व किया और मद्रास यानी अब चेन्नई में कला क्षेत्र फाउंडेशन की स्थापना की इन्होंने, आपको ध्यान रखना। वह एक थियोसोफिस्ट भी थी जो एनी बेसेंट से बहुत प्रभावित थी। जो एनी बेसेंट थी उससे वो बहुत प्रभावित थी। उन्होंने मद्रास यानी चेन्नई में कला क्षेत्र फाउंडेशन की स्थापना करी। उनका जन्म 29 फरवरी 1904 को मदुरई भारत में हुआ था, आपको ध्यान रखना। इनका जन्म कहाँ हुआ था, इनका जन्म हुआ था मदुरई भारत में 29 फरवरी 1904 को। इन्होंने कला में इनके योगदान के लिए 1956 में भारत के तीसरे सबसे बड़े नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से सम्मानित इन्हें किया गया था। कब किया गया था, 1956 में इन्हें सम्मानित किया गया था। यही यहाँ पे पूछ सकता है, ये क्वेश्चन संभावित बन सकता है, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं और आगे यहाँ पे जो नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था परीक्षा में, वो पूछा गया था कि आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, ये यहाँ पे पूछा गया। तो आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों कुचिपुड़ी। मैं कह रहा हूँ यहाँ पे जितने भी शास्त्रीय नृत्य हैं उन्हें आप जरूर करके जाएं दोस्तों, ठीक है। आपको परीक्षा में जरूर मिलेंगे। देखिए यहाँ पे और इससे जुड़ी चीज़ जान लेते हैं जो आ सकती है कि कुचिपुड़ी नृत्य की उत्पत्ति आधुनिक आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के कुचिपुड़ी गांव में हुई थी दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना। कृष्णा जिले का जो कुचिपुड़ी गांव है उसमें यहाँ पे हुई थी। इसकी परिकल्पना 17वीं शताब्दी में वैष्णव
कवि सिद्धेंद्र योगी ने की थी, आपको ध्यान रखना है। इसकी जो परिकल्पना है वो 17वीं शताब्दी में वैष्णव कवि सिद्धेंद्र योगी ने की थी, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। आपको देखिए नेक्स्ट यहाँ पे अगर मैं बताऊँ कि इसकी शुरुआत भगवान गणेश के आह्वान से होती है। इसके बाद नित्रा या गैर कथात्मक नाच, नृत्य और नाटक होता है, ठीक है दोस्तों। यहाँ बात करूँ कि नृत्य कर्नाटक संगीत पर किया जाता है, जहाँ गायक मृदंगम, वायलिन और बांसुरी और तंबूरा जैसे वाद्य यंत्रों के साथ होता है, आपको ध्यान रखना। भारतीय शास्त्रीय नृत्य के सिद्धांत भारत मुनि द्वारा नाट्य शास्त्र से लिया गए हैं। नाट्य शास्त्र से क्या है, ये लिए गए हैं, आपको ध्यान रखना। और अगर मैं बात करूं कि संगीत नाटक अकादमी यानी भारत की राष्ट्रीय जो अकादमी है वो भारत के केवल आठ शास्त्रीय नृत्य को मान्यता देती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हालांकि संस्कृत मंत्रालय भी छऊ नृत्य को भारत का शास्त्रीय नृत्य मानता है, जिससे भारत में कुल शास्त्रीय नृत्य 9 हो जाते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मतलब जो एक नृत्य है ना, छऊ नृत्य को भी मानता है, लेकिन जिससे भारत में शास्त्रीय नृत्य 9 हो जाते हैं, ठीक है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। आगे यहाँ पे जो प्रश्न पूछा गया था वो पूछा गया था, देखिए मोहिनी अट्टम किस राज्य से संबंधित है, ये हमें बताना। मोहिनी अट्टम किस राज्य का यहाँ पे नृत्य है, तो वो है दोस्तों केरल का यहाँ पे मोहिनी अट्टम होने वाला है। यहाँ पे देखिए मोहिनी अट्टम या मोहिनी यट्टम, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। दक्षिण पश्चिम भारत के केवल राज्य का एक अर्थशास्त्रीय नृत्य है, ये आपको ध्यान रखना। इसकी उत्पत्ति 16वीं शताब्दी में मानी जाती है, ठीक है, जो मोहिनी अट्टम नृत्य है उसकी। आगे अगर बात करें मोहिनी के रूप में विष्णु के पुनर्जन्म में महिलाओं द्वारा हिंदू भगवान विष्णु की याद में नृत्य किया गया था, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। डॉक्टर सुनंदा नायर मोहिनी अट्टम में मास्टर डिग्री हासिल करने वाली भारत की पहली महिला बनी, आपको ध्यान रखना। जो डॉक्टर सुनंदा नायर, अब इसे पूछ सकता है वो, डॉक्टर सुनंदा नायर मोहिनी अट्टम में मास्टर डिग्री हासिल करने वाली भारत की पहली महिला है, आपको ध्यान रखना है। देखिए उन्होंने मुंबई विश्वविद्यालय से मोहिनी अट्टम में अंतर्राष्ट्रीय गीतात्मक नारीवाद में PhD थीसिस पूरी की, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। कौन से यहाँ पे विश्वविद्यालय, मुंबई विश्वविद्यालय से इन्होंने पढ़ाई की थी, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे आगे देखते हैं और आगे आज का नेक्स्ट प्रश्न क्या आया उसे देख लेते हैं। तो आज का जो नेक्स्ट प्रश्न आया है ना वो आया था दोस्तों कि बताइए हड़प्पा सभ्यता का संबंध किससे है, ये यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे उसमें ऑप्शन दिए गए थे, तो कांस्य युग है उससे हड़प्पा सभ्यता का दोस्तों यहाँ पे संबंध है। और अगर बात करें कि सिंधु घाटी की सभ्यता यानी जिसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, एक कांस्य युग का समाज था जो आधुनिक पूर्वोत्तर अफगानिस्तान से पाकिस्तान और उत्तर पश्चिम भारत तक फैला हुआ था, आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं और आगे यहाँ पे यहाँ पे पॉइंटों की अगर बात करें इससे संबंधित, तो प्राचीन सिंधु नदी घाटी के निवासियों ने हस्तलिपि में नई तकनीकी विकसित की, जिनमें कार्नेलियन जो उत्पाद और मुहर नक्काशी और तांबा, कांस्य, सीसा और टिन के साथ धातु विज्ञान शामिल था। इन्होंने ऐसी मतलब खोज वगैरह कर ली थी, ठीक है दोस्तों। सर जॉन हॉवर्ड मार्शल ने 1921 से 1922 में एक उत्खनन अभियान का नेतृत्व किया, जिसके दौरान उन्होंने हड़प्पा शहर के खंडहरों की खोज की थी। हड़प्पा शहर के खंडहरों की खोज किसने की थी, सर जॉन हॉवर्ड मार्शल ने, ठीक है, 1921 से 1922 में, ठीक है। और यहाँ पे एक उत्खनन अभियान का नेतृत्व किया था, उसी के दौरान इन्होंने खोज की थी, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं और आगे जो आज का नेक्स्ट प्रश्न जो आया था पेपर में वो आया था, देखिए यहाँ पे कि विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है। विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक, ये मैं पहले भी आपको दोस्तों पढ़ा चुका हूँ कि विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये है अब्दुल कलाम दोस्तों। जो अब्दुल कलाम होने वाले हैं वो विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के यहाँ पे लेखक हैं, आपको ध्यान रखना है। और मैं हर पेपर जब प्रीवियस ईयर पेपर कराता था तो उसमें कहता था कि आपको लेखकों के नाम याद रखने हैं। पहले भी प्रीवियस ईयर पेपर में भी आते थे और इसमें भी यहाँ पे आ रहे हैं। जो भी मैंने प्रीवियस ईयर पेपर कराए थे उसी के आधार पर पैटर्न आ रहा है, पैटर्न बिल्कुल बदला नहीं है दोस्तों, वही है, ठीक है। तो आप प्रीवियस ईयर पेपर जितने भी लगा सकें उसे लगा के जाओ, बहुत यहाँ फायदेमंद होने वाला है। देखिए पूर्व भारतीय राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम की आत्मकथा विंग्स ऑफ फायर 1999 में प्रकाशित हुई थी। जो विंग्स ऑफ फायर है वो किसकी आत्मकथा APJ अब्दुल कलाम की, वो कब प्रकाशित हुई थी, 1999 में यहाँ पे प्रकाशित हुई थी। डॉक्टर अब्दुल कलाम और अरुण तिवारी ने इस पर सहयोग किया था, आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। आगे अगर बात करें इसकी तो हिंदी, अंग्रेजी, बंगाली, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ा, मलयालम, उड़ीसा, मराठा और गुजराती, इन 13 भाषाओं में से जिनमें आत्मकथा का अनुवाद और लेखन किया गया है, आपको ध्यान रखना है, इतनी भाषाओं में इन पर लेखन किया गया। देखिए प्रमुख भारतीय भाषाओं के बाहर भिन्न अनुवादों द्वारा विंग्स ऑफ फायर का चीनी शीर्षक और फ्रेंच में अनुवाद किया गया है। ये भी चीनी भाषा में और फ्रेंच में भी इसका अनुवाद किया गया दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। अगर और हम बात करें तो यहाँ पे दिया है कि 2002 से 2007 तक अबुल फकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम, APJ अब्दुल कलाम, इनका पूरा नाम भी पूछ लेता है दोस्तों, आपको ध्यान रखना। APJ अब्दुल कलाम का पूरा नाम क्या है, अबुल फकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम इनका पूरा नाम है, ने भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया।
यहाँ पे 2002 से 2007 के बीच में यानी 5 साल तक इन्होंने 11वें राष्ट्रपति के रूप में यहाँ पे काम किया था, आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे दिया शिलांग में भारतीय प्रबंधन संस्थान में एक व्याख्यात देते हुए कलाम की 27 जुलाई 2015 को हृदय रोग के घाते से मृत्यु हो गई थी इनकी, ध्यान रखना दोस्तों। 27 जुलाई 2015 को इनकी मृत्यु हो गई थी। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बना था। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से यहाँ पे आज क्वेश्चन बने थे, तो आज आके आप क्वेश्चनों से अंदाजा लगा सकते हैं और वैसे ही अपनी तैयारी करके जाना दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे दिया है कि SLR क्या है, ये भी यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था। तो यह एक प्रकार का रिजर्व है जिसे वाणिज्य बैंकों को उधारकर्ताओं को अपना पैसा जमा रखने से पहले बनाए रखने की आवश्यकता होती है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मतलब ये एक बैंकों का क्या ये रिजर्व है। ठीक है, जिसे जब वाणिज्य बैंकों को उधारकर्ताओं को अपना पैसा जमा करने से पहले बनाने की आवश्यकता होती है। ठीक है, देखिए यहाँ पे दिया SLR सांविधिक तरलता अनुपात, ठीक है ये आपको ध्यान रखना है। और अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे दिया है, देखिए कि यह एक प्रकार का रिजर्व है जिसे वाणिज्य बैंकों को यहाँ पे उधार पैसा देने के लिए यहाँ बनाया गया है। और इसकी बात करें कि SLR दरों को विनियमित कराना भारतीय रिजर्व बैंक की यहाँ पे मौद्रिक नीति का एक घटक है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी बैंकों जो हैं उनके लिए अपनी संपत्ति का एक निश्चित अनुपात SLR के रूप में रखने की सीमा निर्धारित करता है, आपको ध्यान रखना। मतलब जो भारतीय रिजर्व बैंक है वो बैंकों के लिए अपनी संपत्ति का एक निश्चित अनुपात, मतलब अपनी संपत्ति का एक निश्चित अनुपात यहाँ पे SLR के रूप में रखने की सीमा निर्धारित करता है, उसी को हम क्या कहते हैं, SLR कहते हैं, आपको ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों आगे यहाँ पे देख लेते हैं आज का नेक्स्ट प्रश्न क्या बना था। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न जो यहाँ पे देखिए यहाँ पूछा गया था, वो पूछा गया था रिवर्स रेपो रेट क्या है। रिवर्स रेपो रेट क्या है ये भी पूछा गया था। ठीक है, ऐसा बताया गया था स्टूडेंटों के द्वारा। तो रिवर्स रेपो रेट उस दर को कहते हैं जिस दर पर बैंकों को RBI पैसा रखने पर ब्याज देती है, उसे हम क्या कहते हैं, रिवर्स रेपो रेट यहाँ पे कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ये भी दिया है कि रिवर्स रेपो रेट का महत्वपूर्ण मौद्रिक नीति उपकरण है जिसका उपयोग भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI द्वारा अर्थव्यवस्था में तरलता और मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए दोस्तों किया जाता है, ये यहाँ पे बता रहा है। ठीक है, आगे अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे देखिए ये भी आपको इम्पोर्टेंट है कि रिवर्स रेपो रेट के अंतर्गत बैंकों RBI के साथ अतिरिक्त धन जमा करते हैं। ठीक है, अतिरिक्त धन जमा करते हैं, इसके लिए ब्याज कमाते हैं, वो ध्यान रखना। यहाँ पे दिया है रिवर्स रेपो दर वह दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक देश में वाणिज्य बैंकों को धन उधार देती है, उसे कहते हैं रिवर्स रेपो दर। मतलब रिवर्स रेपो दर वह है जैसे भारतीय रिजर्व बैंक है वो अन्य बैंकों को क्या देती है, लोन उधार देती है, मतलब पैसा देती है, धन उधार देती है, उसी को कहते हैं रिवर्स रेपो दर। यहाँ पूछा गया था, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे जो नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था वो पूछा गया था कि वंदे मातरम समाचार पत्र के संपादक कौन थे। वंदे मातरम जो समाचार पत्र से उसके संपादक कौन थे, तो उसके संपादक थे दोस्तों अरविंद घोष जो थे उसके संपादक थे, आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर दिया भारत में वंदे मातरम पत्र ने राष्ट्रीय आंदोलन में बड़ी भूमिका निभाई थी। जो राष्ट्रीय आंदोलन हुआ था उसमें यहाँ पे वंदे मातरम जो पत्र था उसने बहुत मतलब बड़ी भूमिका निभाई। इसकी स्थापना श्री सुबोध चंद्र मलिक और देश बंधु चिंतन रंजन दास और श्री विपिन चंद्र पाल ने 6 अगस्त 1906 को श्री अरविंद घोष के संपादक तब में की थी दोस्तों, ये यहाँ पे ध्यान रखना। इन तीनों ने यहाँ पे मिलकर के की थी दोस्तों। इसकी स्थापना 6 अगस्त 1906 को यहाँ पे इसकी स्थापना की थी, आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, आगे अगर मैं आपसे बात करूँ तो यहाँ पे जो प्रश्न पूछा गया था वो प्रश्न पूछा गया था कि भारत भवन कहाँ स्थित है। यहाँ भारत भवन पूछा गया था कि भारत का जो भवन है वो कहाँ स्थित है, तो वो भोपाल में दोस्तों स्थित है, आपको ध्यान रखना है। भारत भवन कहाँ स्थित है, भोपाल में। और इसकी बात करें तो भारत भवन भारतीय राज्य मध्य प्रदेश के सरकार द्वारा भोपाल में स्थापित और वित्त पोषित एक स्वायत्त बहुकला कॉम्प्लेक्स और संग्रहालय है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यह 1982 में शुरू हुआ। भोपाल के ऊपरी झील के सम्मुख यह एक कला दर्शक दीर्घ उत्कृष्ट कला कार्यशाला और खुली हवा में रंगभूमि स्टूडियो थिएटर सभागार आदिवासी संग्रहालय तथा लोक कला भारतीय कविता के यहाँ पे पुस्तकालय शास्त्रीय संगीत के साथ यहाँ पे शास्त्रीय संगीत के साथ लोक संगीत को शामिल करता है, मतलब ये यहाँ पे लिखा गया। ठीक है दोस्तों, कि यह 1982 में शुरू हुआ था और ये भोपाल के ऊपरी झील के सम्मुख है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न जो पूछा गया था उसे भी अपन देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था वो पूछा गया था कि साहित्य कहाँ की राष्ट्रीय नृत्य शैली है। मैंने कहा था यहाँ पे शास्त्रीय नृत्य यहाँ पे बहुत पूछे गए हैं, या नृत्य जितने भी हैं वो बहुत पूछे गए हैं, आप जरूर करके जाएँ। ठीक है, सत्रिया जो है वो कहाँ की शास्त्रीय नृत्य शैली है, ये हमें बताना है। ठीक है, सत्यत्रिया तो ये असम की है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सत्यत्रिया नृत्य एक प्रमुख भारतीय शास्त्रीय नृत्य, ये आपको ध्यान रखना है। यह एक नृत्य नाटक प्रदर्शन कला है जिसकी जड़ें असम के कृष्ण केंद्रीय
वैष्णव मठों में है, ठीक है। और इसका श्रेय 15वीं सदी के भक्ति आंदोलन, विज्ञान और संत श्री शंकर देव को जाता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों, इसका जो श्रेय है। तो सत्रिया दिवस, सत्रिया जो नृत्य है बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे संबंधित और भी प्रश्न बन सकते हैं, इससे ध्यान रखना। ये असम का नृत्य है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं और आगे यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अपना जो करंट जीके उसके इतने ही प्रश्न थे, इतने ही प्रश्न मिले थे, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे अब की जो आज की जो शिफ्ट फर्स्ट थी वो नहीं हो पाई थी किसी कारणवश, कहीं कहीं हुई थी, कहीं कहीं नहीं हुई थी, ठीक है। तो यहाँ पे जो सेकंड शिफ्ट से ही प्रश्न हुए थे, सेकंड शिफ्ट ही मतलब हुआ था, ठीक है। तो उसी से में प्रश्न कुछ कम मिले हैं, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे अपन और भी देखेंगे। तो यहाँ पे जो साइंस के प्रश्न है दोस्तों, साइंस के प्रश्न भी मैं आपके साथ यहाँ पे लेके आया हूँ। देखिए यहाँ पे साइंस से कुछ इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे। यहाँ पूछा गया था कि ठंडे पानी को फ्रीजर में जमाया जाता है तो उसमें क्या होता है। फ्रीजर में जब ठंडे पानी को जमाते हैं तो उसमें क्या होता है, तो वह बर्फ़ में बदल जाता है, आपको ध्यान रखना है। दूध का पीएच मान क्या है, तो दूध का जो पीएच मान होता है वो 6.5 से 6.7 होता है। दूध अम्लीय होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे अगर और मैं बात करूँ तो यहाँ पे और भी प्रश्न पूछे गए थे। देखिए यहाँ पे कौन सा पादप वर्ग जड़, तना तथा पत्ती में विभाजित होता है, ये आपको बताना है। तो यह है एजियोस्पर्म और टेरिडोफाइट और निमोस्पर्म। ये यहाँ पे जो बायोलॉजी क्वेश्चन है ये यहाँ पे होने वाला है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे दिया देखो, बर्फ का पानी बदलना कौन सा परिवर्तन है, ये आपको ध्यान रखना, बताना है। तो बर्फ का पानी बदलना ये भौतिक परिवर्तन है दोस्तों, ऐसे प्रश्न यहाँ पूछे गए थे। और अगर हम बात करूँ, यहाँ पे पूछा गया था कि पानी का पीएच मान क्या है, तो पानी का पीएच मान क्या होता है, तो पानी का जो पीएच मान होता है दोस्तों वो होता है 7। यहाँ पे 7 होता है, पानी का पीएच मान कितना होता है दोस्तों, 7। यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था कि जल के साथ कौन सा तत्व सबसे ज़्यादा विक्रिया करता है, तो वो जो सोडियम है वो सबसे ज़्यादा विक्रिया करता है। सोडियम, पोटेशियम और लिथियम तीनों ही सबसे ज़्यादा विक्रिया यहाँ पे करते हैं जल के साथ, आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। आगे अगर बात करें तो यहाँ पे देखिए आगे जो प्रश्न पूछा गया था वो पूछा गया था कि प्रिंसिपिया नामक पुस्तक के लेखक कौन थे। प्रिंसिपिया नामक जो पुस्तक थी उसके लेखक कौन थे, तो उसके लेखक थे दोस्तों न्यूटन, यहाँ पे ध्यान रखना। दूषित जल पीने से क्या होता है, ये भी पूछा गया था। तो पीलिया, लीवर की बीमारी और पोलियो हो सकता है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे यहाँ पे जो पूछा गया था वो पूछा गया था कुछ इस तरीके से कि नियम किसने दिया था, ऐसे पूछा गया था, जड़त्व का नियम है वो किसने दिया था, तो वो न्यूटन ने दिया था। यहाँ पे मतलब ये नहीं पता था कि मतलब क्या यहाँ पे सही करेक्ट नहीं था। तो यहाँ पे देखो दोनों, जड़त्व का नियम पूछा होगा या गुरुत्वाकर्षण का नियम पूछा होगा, ये दोनों ही न्यूटन ने दिए थे। तो यही दोनों में से कोई ना कोई पूछा होगा, इसका क्लियर नहीं हुआ लेकिन इसका यही होने वाला है, आपको ध्यान रखना। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, ये आपको ध्यान रखना है, तो वो दूध से है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर अगर आगे और बात करें तो यहाँ पर दिया है कि किसी व्यक्ति को दूर की वस्तु स्पष्ट की नहीं दिखाई देती, दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है, तो कौन सा दोष है बताना है। दूर की वस्तु अगर स्पष्ट दिखाई नहीं दे तो वो निकट दृष्टि दोष है, और निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं दे तो वो दूर दृष्टि दोष है, आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे दिया है कि मेटल का आविष्कार कब हुआ था। मेटल का जो आविष्कार है वो कब हुआ था, तो 18,000 ईसा पूर्व में यहाँ पे मेटल का आविष्कार दोस्तों हुआ था, आपको ध्यान रखना। सब्जी किस कारण सड़ती है, ये आपको बताना है। यहाँ पूछा गया था कि सब्जी किस कारण सड़ती है, तो फफूंद या बैक्टीरिया के कारण यहाँ पे सब्जी होती है वो सड़ती है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है, फफूंद या बैक्टीरिया के कारण, ठीक है दोस्तों। आगे देख लेते हैं, और यहाँ पे बस इतने ही प्रश्न है दोस्तों, इतने ही प्रश्न आज साइंस और यहाँ पे जीएस से और अपने करंट से यहाँ पे इतने ही प्रश्न पूछे गए थे। तो आपको कैसा लगा यहाँ पे सटीक एनालिसिस, आपके लिए मैं ये ऐसे ही प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इनको इनसे संबंधित प्रश्न भी करके जाना दोस्तों, ठीक है। आपको पता चला होगा किस तरीके का पेपर यहाँ पे आया था दोस्तों, ठीक है। और अगर दोस्तों इसका पीडीएफ आपको लेना है तो पीडीएफ के लिए कमेंट में आपको जाना है, मतलब पीडीएफ के लिए मेरे डिस्क्रिप्शन में मैंने एक नंबर दे रखा है अपना, उस नंबर पर आप मेरे को व्हाट्सअप करोगे तो मैं आपको ये पीडीएफ आपको दे दूँगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर ऐसे ही नेक्स्ट एनालिसिस में मिलेंगे। तो नेक्स्ट एनालिसिस को देखने के लिए अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण अपडेट यहाँ मैं आपको देता रहूँगा। और यहाँ पे अपन एनालिसिस और यहाँ पे मॉक टेस्ट वगैरह भी यहाँ पे महत्वपूर्ण लगाते रहेंगे, ठीक है, जिससे आपकी तैयारी बेस्ट बनी रहे दोस्तों। चलिए आप विदा लेते हैं, बने रहिए, और तब तक नेक्स्ट एनालिसिस में हम मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।